हेलो एवरीबॉडी। अब जैसे सभी को पता है कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम शुरू हो चुका है। 20 अप्रैल से शुरू हुआ था और इसमें टोटल 10 टेस्ट पेपर्स हैं। हर टेस्ट पेपर के मॉडल आंसर्स हैं। फिलहाल मैंने 2 टेस्ट पेपर रिलीज़ कर दिए हैं। तो अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको टेस्ट पेपर का कोड दिखेगा 21AC01, 21AC02। हर टेस्ट पेपर कोड के साथ आपको 2 लिंक मिलेंगे। एक लिंक क्वेश्चन पेपर का है। यदि आपको अटेम्प्ट करना है, इवैल्यूएट करवाना है, तो आप उस लिंक में क्लिक करके ऑनलाइन पेमेंट से फिर टेस्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर्स आप लिखकर और फिर मुझे मेरी ईमेल आईडी में सबमिट कर सकते हैं, जो क्वेश्चन पेपर में ही है। जो दूसरा लिंक है आंसर पेपर का, तो वो आंसर पेपर आप एकदम फ्री है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। और मुझे अजीब बात ये लगती है कि मैंने आंसर पूरे 10 टेस्ट पेपर्स के जितने भी आंसर पेपर्स है सारा मैं फ्री में दे रही हूँ और कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। इनफैक्ट किसी ने मुझे ये नहीं बोला मैम आप कम से कम 100 रुपीज़ तो रखिए। एक आंसर पेपर तैयार होने में कम से कम मैं आपको बता दूँ 150 रुपीज़ तो लगता है। 150 रुपीज़ तो इसका कॉस्ट होता है, कम से कम मैं बता रही हूँ। ये जो आंसर्स हैं जो आपको फ्री में मिल रहे हैं वो मेरी कंटेंट टीम तैयार करती है बहुत मेहनत से। और मैं जब आंसर्स किसी का अप्रूव नहीं करती हूँ तो वो लोग कम से कम कभी कभी 4-5 दिन लगा देते हैं उस एक आंसर को लिखने में, ताकि मैं अप्रूव करूँ। इतनी मेहनत करते हैं और वो सारे आंसर्स आपको फ्री में मिल रहे हैं। फिर टाइप करना, पूरा उस आंसर्स को अरेंज करना, वो सब कुछ सब में कॉस्ट लग रहा है, मगर मैं वो फ्री में दे रही हूँ। और किसी ने मुझे ये नहीं बोला मैम आंसर पेपर आप फ्री में क्यों दे रहे हैं, कम से कम 100 रुपीज़ रखिए, किसी ने नहीं बोला। टेलीग्राम का राइटिंग कोर्स चला, उसमें भी 17 ऐसे क्वेश्चन, 11 आर्ग्यूमेंट, 11 रिपोर्ट क्वेश्चंस, ऑल फ्री। उसमें भी किसी ने मुझे नहीं बोला कि मैम इसमें भी कम से कम कुछ तो प्राइस रखिए। फ्री में है तो बस इतने डाउनलोड्स हुए हैं। वो टेलीग्राम राइटिंग कोर्स के मॉडल आंसर्स, टेस्ट पेपर के मॉडल आंसर्स पूरे बहुत अच्छे से सारे के सारे स्टूडेंट अच्छे से डाउनलोड कर रहे हैं। और किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया कि मैम आप एकदम फ्री में दे रहे हैं, किसी ने नहीं बोला। लास्ट ईयर जब मैंने अपने टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के आंसर पेपर का कॉस्ट रखा था 164 रुपीज़ पर आंसर पेपर, मगर उसमें भी मैंने सारे आंसर्स स्क्रीन में शो किए थे, तब भी मुझे किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। और अब जब बुक की मैंने प्राइस रखी है तब आप लोग सबको ही आ गए मुझे क्रिटिसाइज करने के लिए। कमेंट सेक्शन में मैं देख रही हूँ और आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कि 864 पेजेस की बुक आपको 200-300 में मिल जाएगी, तो आप बहुत गलत सोच है आपकी और बहुत छोटी सोच है। आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है आपको वो भी नहीं पता है। पब्लिशिंग कॉस्ट कितनी ज़्यादा होगी 864 पेजेस की बुक की, और साथ में अगर मैं कोरियर करूँगी तो सिर्फ एक बुक कोरियर करने में कम से कम 300 रुपीज़ लगेगा, कम से कम मैं बता रही हूँ। आप लोग जो भी क्रिटिसाइज करते हैं उन्होंने सबसे पहले ये देखी कि मैं क्या चीज़ फ्री में दे रही हूँ आप लोगों को। सारे टेस्ट पेपर्स के आंसर्स फ्री में मिल रहे हैं, आप लोग ये चीज़ नहीं देख रहे हैं। एनीवेज मैंने सैम्पल पेजेस बुक के दे दिए हैं। आप लोगों को जो भी अगर लगता है कि ये वर्थ है आप खरीदिए, अगर आपको लगता है कि ये वर्थ नहीं है तो आप मत खरीदिए, नो प्रॉब्लम। टेस्ट पेपर 1 में ये 6 ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। कंटेंट आप सभी के पास है क्योंकि आंसर फ्री में है, सो सभी कोई डाउनलोड कर लिए हैं। तो इस कंटेंट को देखने का नज़रिया जो है ना वो चेंज होना चाहिए, जो पर्सपेक्टिव है। कंटेंट आपको मिल रहा है मगर उस कंटेंट से आपको सीखना भी तो पड़ेगा ना कि किस तरह से आंसर्स लिखना चाहिए। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाऊंगी कि ऐसे क्वेश्चन के जब हम आंसर्स लिखते हैं तो हमें कैसे लिखना चाहिए। हालांकि मैंने बहुत बार अपने वीडियो में समझाया हुआ है, इस बार मैं फिर से समझाऊंगी। देखिए जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलता है तो आप सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जैसे ही मिलता है वैसे आप लिखना मत शुरू कर दो। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि ऐसे क्वेश्चन को समझो। अब समझने का मतलब ये है कि आपको ऐसे क्वेश्चन को स्प्लिट करना है। अब इसमें देखिए स्प्लिट करेंगे आप तो स्प्लिट करेंगे आपको 2 कंपोनेंट मिलेगा। पहला कंपोनेंट जनरल कंपोनेंट होगा और दूसरा कंपोनेंट होगा स्पेसिफिक कंपोनेंट। तो जो जनरल कंपोनेंट होगा ऐसा कंपोनेंट होगा, ऐसा कीवर्ड होगा जिसमें जो बहुत बड़ा ब्रॉडर फॉर्म होगा, स्पेसिफिक कंपोनेंट से बहुत ब्रॉडर होगा, और स्पेसिफिक कंपोनेंट बहुत नैरो लगेगा। तो अगर हम देखें तो आप देख रहे हो ट्रैश, ये एक हमें जनरल कंपोनेंट लग रहा है,
क्योंकि बहुत ब्रॉडर टर्म है। मगर अगर हम ट्रैश को कंपेयर करें कैश से तो ये हमारा स्पेसिफिक कंपोनेंट है। तो आपका जो मेन बॉडी होगा स्टूडेंट्स, मेन बॉडी में आप स्पेसिफिक कंपोनेंट के बारे में बात करोगे बहुत अच्छे से, और ये कैश ही है जो कनेक्टेड है सोल्यूशन से। कहने का मतलब ट्रैश को, वेस्ट को अगर हम कैश में कन्वर्ट कर दे तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज सोल्यूशन टू द ग्रोइंग रिसाइकलिंग क्राइसिस, राइट। तो जब आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आ जाता है इन द सेंस कि यू स्प्लिट द ऐसे क्वेश्चन इन जनरल कंपोनेंट एंड स्पेसिफिक कंपोनेंट, ऐसे स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करने के बाद आप आराम से डिसाइड कर पाओगे कि मुझे मेन बॉडी में मेन बॉडी में कौन से कंपोनेंट पे सबसे ज़्यादा लिखना है। तो आपको पता चल गया आपको कैश पे सबसे ज़्यादा लिखना है। आपको ये बताना है कि हम ट्रैश को कैश में कैसे बदल सकते हैं, ओके, और यही सोल्यूशन होगा, फाइन। तो आपको मेन बॉडी समझ में आ गया कि मेन बॉडी में हमें स्पेसिफिक कंपोनेंट के बारे में लिखना है। अब रही बात इंट्रोडक्शन की और कंक्लूजन की, तो स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन में आप या तो जनरल कंपोनेंट से शुरू कर सकते हो या तो फिर जनरल कंपोनेंट से भी बहुत ब्रॉडर टॉपिक हो मगर कनेक्टेड हो ऐसे क्वेश्चन, उससे भी शुरू कर सकते हो। कहने का मतलब है जैसे यहाँ पर मैंने शुरू किया है ह्यूमन पॉपुलेशन से, कि ह्यूमन पॉपुलेशन हो रहा है तो वेस्ट जनरेशन भी हो रहा है, वेस्ट जनरेशन हो रहा है तो रिसाइकलिंग क्राइसिस हो रही है। वेरी सिंपल। तो मैंने इस तरह से कनेक्ट किया है, तो आपकी कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। तो रिसाइकलिंग क्राइसिस हो रही है, इससे वेस्ट पाइलअप हो रहा है। अब इस पाइलअप वेस्ट को हम कैसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, अब देख रहे हैं कैसे कनेक्टेड लुक दे रहा है। आपको इसी तरीके से लिखना है, फाइन। तो आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। तो इंट्रोडक्शन आपको जनरल कंपोनेंट में देना है, जनरल कंपोनेंट को लेकर आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, या जनरल कंपोनेंट से बहुत ब्रॉडर थीम में भी आप दे सकते हैं, मगर कनेक्टेड होना चाहिए। अब कंक्लूजन कैसा देना है, कंक्लूजन में आपका ध्यान रखना, मैंने बहुत बार देखा है, मैं अभी आंसर पेपर भी इवैल्यूएट कर रही हूँ, तो कंक्लूजन आप बहुत जनरल दे देते हो, मतलब टोटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द ऐसे क्वेश्चन। ये काम नहीं करना है। कंक्लूजन में जितने भी की कंपोनेंट्स है ऐसे क्वेश्चन के, जैसे रिसाइकलिंग क्राइसिस है, जैसे कैश है, ट्रैश है, ये तीनों की कंपोनेंट्स आपको कंक्लूजन में लेकर आना पड़ेगा, वरना कंक्लूजन आपका बहुत डेविएटेड और बहुत डिसकनेक्टेड लगता है और बहुत ऐसा लगता है एकदम जनरल सा कंक्लूजन दे दिया है। अब जैसे मैं इसका आपको कंक्लूजन दिखाती हूँ। इन सम प्रिवेंशन ऑफ अननेसेसरी वेस्ट जनरेशन इज द बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन मतलब बेस्ट सोल्यूशन है। द लास्ट ऑप्शन मस्ट बी लैंड फिलिंग बट आफ्टर रीयूज, रिसाइकलिंग एंड एनर्जी जनरेशन। तो रिसाइकलिंग में लेकर आ गई, मैं सोल्यूशन भी लेकर आ गई हूँ। दिस टियर्ड अप्रोच मेक्स अ शिफ्ट अवे फ्रॉम थिंकिंग अबाउट ट्रैश, मैं ट्रैश भी लेकर आ गई हूँ, एज एन अनवांटेड बर्डन टू सीइंग इट एज अ वैल्यूड रिसोर्सेज लाइक कैश। अब देख रहे हो सारे की कंपोनेंट्स को मैंने बहुत अच्छी तरीके से कंक्लूजन में डाल दिया है, मगर कंक्लूजन में आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना एक स्टैंड रखना पड़ेगा, आई मीन स्टैंड विथ रिस्पेक्ट टू ऐसे क्वेश्चन, ओके। और एक्चुअली जितना भी आपने लिखा है उसको हम पूरा का पूरा रीड्रेस करते हैं कंक्लूजन में। ये चीज़ क्लियर हो गई। आप जब मेन बॉडी में आपको समझ में आ गया कि मुझे स्पेसिफिक कंपोनेंट के बारे में लिखना है कि हम ट्रैश को कैसे कैश में कन्वर्ट करें, तो आप जब इस तरह से आपका अप्रोच रहेगा तो बहुत अच्छे से आपका स्पेसिफिक और जनरल कंपोनेंट में रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाएगा। कहने का मतलब आप देखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ट्रैश को कैश में कन्वर्ट करना है, तो मैंने सेकेंड पैराग्राफ में पूरा का पूरा ऐसे क्वेश्चन एक्सपोज कर दिया है। कोई कोई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना फर्स्ट लाइन में ऐसे क्वेश्चन एक्सपोज कर देते हैं, कहने का मतलब कैश से ही शुरू कर देते हैं, तो आपका ऐसे क्वेश्चन पूरा एक्सपोज हो गया। तो ऐसे का पूरा जो कंटेंट है ना, उसकी ब्यूटी खत्म हो जाती है जब आप इस तरह का काम करते हो कि स्पेसिफिक कंपोनेंट से ही अगर आप शुरू करोगे तो ऐसा लगेगा कुछ आंसर राइटिंग टाइप का कर रहे हो, तो वो गलत बात है। आप इंट्रोडक्शन जनरल कंपोनेंट या इससे भी ब्रॉडर थीम से शुरू करना, और सेकेंड पैराग्राफ में आप ऐसे क्वेश्चन एक्सपोज कर सकते हो, या तो आप इंट्रोडक्शन के थर्ड लाइन से भी ऐसे क्वेश्चन एक्सपोज कर सकते हो, ओके फाइन। मैंने यहाँ सेकेंड पैराग्राफ से किया है, मगर किसी किसी में कंटेंट में देखोगे मैं सेकेंड लाइन थर्ड लाइन से ही ऐसे क्वेश्चन एक्सपोज कर रही हूँ, तो दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। अब मेन बॉडी में मुझे समझ में आ गया कि स्पेसिफिक कंपोनेंट जो होगा उस पर मुझे बात करनी है, और बात करते करते मुझे ट्रैश और कैश के बीच में रिलेशनशिप पे बिल्डअप करना है, फाइन। अब आप देखिए,
अब मैंने पूरे मेन बॉडी को पैराग्राफ में डिवाइड किया, 1 2 3 और ये है 4, और उसके बाद आपका कंक्लूजन आ गया। तो अब आप मेन बॉडी में आप 3 पैराग्राफ भी दे दो, 2 पैराग्राफ भी दे दो, वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितने पीसेस ऑफ कंटेंट है। मेरे पास पहला जो पीस ऑफ कंटेंट है वो है फूड वेस्ट का। एक तरह का वेस्ट होता है फूड वेस्ट। अब इस फूड वेस्ट को किस तरह से हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो मैंने बता दिया। फाइन। अब एक पैराग्राफ में सिर्फ आप एक पीस ऑफ कंटेंट लोगे और उसी को इलैबोरेट करोगे। अब मैंने सेकेंड पैराग्राफ लिया, सेकेंड पैराग्राफ में मैंने नेक्स्ट पीस ऑफ कंटेंट लिया, वो है कंपोस्टिंग, और मैंने इसके बारे में बता दिया। ओके। थर्ड पैराग्राफ में मैंने हार्नेसिंग इट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, कैलोरिफिक वैल्यू। अब आप देख रहे हो, थर्ड पैराग्राफ, थर्ड पीस ऑफ कंटेंट। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेस्ड अप कर देते हैं। कहने का मतलब है, अब फर्स्ट पैराग्राफ में फूड वेस्ट बात किए, अच्छा मुझे एक और चीज़ याद आ गई, चलो कंपोस्टिंग के बारे में भी इसी में बात कर देते, इसी पैराग्राफ में। बस मेसअप हो गया पूरा का पूरा, डिसऑर्गेनाइज, स्कैटर्ड पीसेस। फिर सेकेंड पैराग्राफ में जब बात करते हैं, सपोज एनर्जी प्रोडक्शन की बात करें, तो उनको याद आता है कंपोस्टिंग में भी एक और चीज़ बतानी थी, चलो यहीं पर बता देते हैं। इस तरह से आपका जो कंटेंट है होलिस्टिक लुक नहीं देता है, बहुत स्कैटर्ड सा लुक देता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कंपोस्टिंग बताई है, तो मैंने यहाँ पे पूरा कंपोस्टिंग के बारे में बताया, और फिर देखो लास्ट में मैंने क्या लिखा है, टर्न द ट्रैश इनटू कैश। इस तरह से मैं यूज़ करके मैं ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर रही हूँ और डायरेक्टली हिट कर रही हूँ ऐसे क्वेश्चन को। नो डेविएशन, नॉट इवन अ लिटिल डेविएशन। थर्ड पैराग्राफ में यहाँ एनर्जी प्रोडक्शन। अब फोर्थ पैराग्राफ में यहाँ पे मैं प्रॉब्लम बता रही हूँ कि हम ट्रैश को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पर मैं प्रॉब्लम बता रही हूँ। फाइन। रिसाइकलिंग टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी विच मेक्स इट लेस कॉस्ट इफेक्टिव, ये सारी चीज़ें, और उसके बाद मैंने कंक्लूड कर दिया। अब ये जो मैंने आपको बताया है, यही अप्रोच आप हर ऐसे क्वेश्चन में आप रखोगे, और जब आप आंसर लिखोगे यही अप्रोच रखना है। 1 पीस ऑफ कंटेंट, 1 पैराग्राफ, सेकेंड पीस ऑफ कंटेंट, सेकेंड पैराग्राफ, और इस तरह से आपकी कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशनशिप बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए किस तरह से मैंने रिलेशनशिप बिल्डअप किया है। यहाँ पर लिखा सम इवन पे फॉर गिविंग अवे द वेस्टेड फूड। पे कैश हो गया, वेस्ट फाइन कनेक्ट हो गया। टर्निंग द ट्रैश इनटू कैश, कैन बी सोल्ड और यूज्ड, कैन बी सोल्ड, कैश हो गया। क्या चीज़, जो भी हमारा वेस्ट है, कंपोस्टिंग कर लेते हैं, वेस्ट का कंपोस्टिंग हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखिए मैंने किस तरह से यूज़ किया है, हाई एनर्जी प्रोडक्शन दैट कैन जनरेट इतना पावर विच कैन लाइट मोर देन इतना बिलियन हाउस होल्ड, इट विल रिड्यूस द बर्डन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, कैश आ गया। ओके। तो इस तरह से मैं कनेक्ट कर रही हूँ, तो आपको ये कनेक्ट करना पड़ेगा की कंपोनेंट्स के बीच में। अब आप देखिए, इज देयर एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इन मॉडर्न सोसाइटी फॉर मेन। अब यहाँ पर जो आपका स्पेसिफिक कंपोनेंट क्या है, वो है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। ये है, आपको ये बताना है कि मेन जो है वो आज के मॉडर्न सोसाइटी में आइडेंटिटी क्राइसिस फेस कर रहे हैं, ये बताना है। अब आप इसमें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के बारे में बात करोगे कि किस तरह से आपको ये प्रूफ करना है कि मेन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को फेवर कर रहे हो, अगर आप ऐसे क्वेश्चन को फेवर नहीं कर रहे हो, आपको उसको अगेंस्ट में लिखना है कि नहीं मेन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं फेस कर रहे हैं, तो फिर आपको इसका प्रॉपर एविडेंस देना पड़ेगा। मैंने ये कहा है अपने कंटेंट में कि मेन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं, और मैंने इसका बाकायदा एविडेंस दिया है। फाइन। तो अब मैं ऐसे क्वेश्चन अपना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से नहीं शुरू कर सकती हूँ, क्योंकि ये स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट है। ओके। मैं या तो मेन से शुरू कर सकती हूँ, मैंने क्या किया, मैंने विमेन से शुरू किया है। ओके। अब विमेन से शुरू किया है, और उसके बाद एम्पावरमेंट ऑफ विमेन के बारे में बताया है, और फिर इसकी वजह से एग्जिस्टेंस ऑफ मेन थ्रेटन हो रहे हैं। तो मैंने इस तरह से विमेन एम्पावरमेंट को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद मैंने ये बताया है कि राइडिंग टाइड ऑफ फेमिनिज्म की वजह से मेन आर लूजिंग कॉन्फिडेंस इन देयर मैस्कुलिन एट्रीब्यूट्स। अब देखेंगे, मैंने आपको पहले भी कहा 1 पीस ऑफ कंटेंट, तो आपका 1 पैराग्राफ। तो यहाँ पर मैंने एविडेंस दिया है कि किस तरह से विमेन जो है, क्योंकि मैंने विमेन एम्पावरमेंट से कनेक्ट किया है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को,
तो विमेन को बहुत सारे एडवांटेजेस है सोसाइटी में, तो उस एडवांटेजेस का विमेन मतलब जो भी इतना फेवर मिला है विमेन को, आपको भी पता है हमारे सोसाइटी में विमेन को बहुत फेवर मिला है, तो उस फेवर का कोई कोई विमेन ऐसी हैं जो अनड्यू एडवांटेजेस लेती हैं, तो उसके बारे में मैंने यहाँ पर बताया है। फेमिनाजीज बिलीव दैट ओनली मेन आर परपेट्रेटर्स ऑफ हीनियस क्राइम अगेंस्ट विमेन। अब विमेन सोचती है कि मैन ही सिर्फ क्राइम कर सकते हैं और नहीं कोई कर सकता, विमेन नहीं कर सकती। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दे दिया, ओके, सरबजीत सिंह का दे दिया, जोमेटो डिलीवरी बॉय का दे दिया, एक्चुअली इसी से ही ऐसे क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है। फाइन, उसके बाद ये तो जो इवेंट्स हुए हैं, वन पीस ऑफ कंटेंट वन पैराग्राफ, तो जो इवेंट हुए हैं वो सारे के सारे मैंने एक पैराग्राफ में डाल दिया। ऐसे इवेंट जो सजेस्ट कर रहे हैं कि विमेन एक्चुअली डोमिनेट मेन, विमेन टेक अनड्यू एडवांटेजेस ऑफ द फेवर दैट आर एक्सटेंडेड टू देम, ओके। तो ये मैंने सेकेंड पैराग्राफ में इसके बारे में बताई। थर्ड पैराग्राफ में मैं लॉज के बारे में बता रही हूँ और मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता रही हूँ, ओके। आप देखोगे सिर्फ लॉज एंड सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में यानी कंक्लूजन मैंने एक फर्म स्टैंड भी लिया है और साथ में जितने भी की कंपोनेंट्स है उसको मैंने कनेक्ट भी किया है। मैंने लिखा ग्रोइंग पेन ऑफ इंडियन मैन इज अ नेशनल क्राइसिस एंड नीड्स टू बी रिजॉल्व विद द विजडम ऑफ रिटेनिंग पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ इंडियन मैस्कुलिनिटी। If the interests are not safeguarded, they will continue suffering existential crisis. Got it? कोई जनरल ओपिनियन नहीं है, एकदम मैंने जो ऐसे क्वेश्चन का कंपोनेंट है उससे इसको कनेक्ट किया है। फाइन, अब मैं यहाँ पर एक मेरा स्टूडेंट है जिसने ये टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किया था, इसके बारे में इसका मुझे आंसर मुझे दिखाना होगा, बहुत ज़रूरी है। देखिए ये इसने लिखा था और प्रतीक नाम है इसका। जो प्रॉब्लम हुई थी वो मैं आपको बता देती हूँ। इसने लिखा, मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, ये चीज़ इसने लिखी है। Similarly, fake dowry charges, sexual harassment cases are filed multiple times and generally society declare men guilty even before the court because all sympathy lies with women. यहाँ तक सही था। अब इसने क्या गड़बड़ किया है? In the name of empowerment, we give free rights to women which is declared by Delhi government. This destroys the image of women that they aren't able to buy even a single ticket for themselves. ये वाला जो लाइन है, हालांकि मैंने गुड दिया है और मैंने इस तरह से कमेंट किया है, हा, मगर इस लाइन में प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही एग्जामिनर इसको पढ़ेगा कि दिस डिस्ट्रॉयज द इमेज ऑफ वीमेन दैट दे आर नॉट एबल टू बाय सिंगल टिकट फॉर देमसेल्फ, इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये जो कैंडिडेट है ना ये मेल है, आराम से पता चल जाएगा। और अगर आपके आंसर से आपका कास्ट, आपका जेंडर, आपका रिलीजन, आपका रीजन, आपकी कैटेगरीज पता चल गया ना, तो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि एग्जामिनर ऑब्वियसली चाहेगा कि ऐसा बंदा एसी बने जो एकदम सेक्युलर हो, डेमोक्रेटिक हो, कोई प्रेजुडिस नहीं हो, कोई बायसनेस नहीं हो। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है जिससे आप अपने कंटेंट के थ्रू आप अपनी आइडेंटिटी रिवील करो। यहाँ पर इसने देमसेल्फ लिख के ही बता दिया है कि वो मेल है और वो विमेन के बारे में बात कर रहा है, तो ऐसा काम नहीं करना है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आयुर्वेदा सनशाइन ऑन द डार्क साइड ऑफ मॉडर्न मेडिसिन्स। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपको ये बताना है कि आयुर्वेदा सनशाइन कैसे, सनशाइन का मतलब आयुर्वेदा का एडवांटेजेस क्या है ओवर मॉडर्न मेडिसिन्स। तो यानी आपको मॉडर्न मेडिसिन का डिसएडवांटेज बताना है, कम मगर बताना है। आप ऐसा नहीं कि मॉडर्न मेडिसिन का डिसएडवांटेजेस आप बताते गए और आयुर्वेदा का जो एडवांटेजेस है वो तो बैकग्राउंड में चला गया, तो फिर आपका कंटेंट डेविएटेड लगेगा। तो इसमें आपको जो सनशाइन है वो एक्चुअली स्पेसिफिक कंपोनेंट है और आपको इसके बारे में बताना है, ये प्रूफ करना है कि ये सनशाइन है या आयुर्वेदा का बहुत एडवांटेजेस है ओवर मॉडर्न मेडिसिन, तभी आप अपने ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई कर पाओगे। तो आयुर्वेदा से आप नहीं शुरू करना चाहिए, हेल्थ से शुरू कर सकते हो। फाइन, तो हेल्थ से शुरू किया गया है, मेरे कंटेंट टीम ने इसको हेल्थ से शुरू किया है।
बहुत अच्छा इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है। अब उसके बाद ध्यान रखना, एक पैराग्राफ 1 पीस ऑफ कंटेंट, फाइन। और सेकंड पैराग्राफ से आपको पूरा का पूरा ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज कर देना है। मगर देखिए, मैंने इंट्रोडक्शन के लास्ट लाइन में ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज किया है। फॉर्चुनेटली वी हैव ऑल्टरनेटिव मेडिसिन लाइक आयुर्वेदा विच हैज side benefits, not side effects, in addition to that targeted function which is a ray of sunshine, फाइन। अब उसके बाद किस तरह से रे ऑफ सनशाइन यानी किस तरह से ये एडवांटेजेस इसका है वो बताना है। तो मैंने यहाँ पर 1 पीस ऑफ कंटेंट दे दिया है। पहले ये टाइम टेस्टेड साइंस है, इसका ऑर्गेनिक अप्रोच है, मल्टीपल मेडिसिनल बेनिफिट्स है, नेचुरल फॉर्म में यूज़ होता है। ओके, तो मैंने यहाँ पर एडवांटेजेस बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट पीस ऑफ कंटेंट मैंने लिया, तो ये सारा एक ही है, टाइम टेस्टेड साइंस है जो ऑर्गेनिक अप्रोच यूज़ करता है और मल्टीपल मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। और आप देखिए किस तरह से लाइंस को कनेक्ट कर रही हूँ, जैसे अनदर रीज़न, दीज मेडिसिन, ठीक है, दीज मेडिसिन, तो दीज से कनेक्ट किया पहले वाले को। ओके, अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये होलिस्टिक है, प्रिवेंटिव, क्योरेटिव, मिटिगेटिव, रिकवरेटिव, रिहैबिलिटेटिव, इस तरह से। फिर मैंने यहाँ पर मॉडर्न डे ड्रग्स के बारे में कुछ चर्चा नहीं की है अपने सेकंड पैराग्राफ में, क्योंकि मुझे इस पर ज़्यादा फोकस करना है। अब मैं यहाँ पर आ रही हूँ, सारा कुछ मैंने बता दिया, पूरा प्रूफ कर दिया कि वो बहुत अच्छा है। फिर मैं लिख रही हूँ, इट इज़ दैट्स अ सुपीरियर ऑल्टरनेटिव टू मॉडर्न ड्रग्स दैट हैव शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स एंड आर एडिक्टिव इन नेचर। ऑल्सो पेशेंट्स बिकम रेजिस्टेंट टू सम मेडिसिन इफ टेकन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये मैं मॉडर्न मेडिसिन का डिसएडवांटेजेस बता रही हूँ। अब देखिए, मैंने मॉडर्न मेडिसिन के बारे में अगर आप देखोगे, मैंने सिर्फ 2 लाइन लिखा है। एक तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स है मॉडर्न मेडिसिन का और एडिक्टिव है, और दूसरा पेशेंट्स बिकम रेजिस्टेंट। तो आप देखिए, सिर्फ 2 सेंटेंसेस मैंने डिवोट किया है मॉडर्न मेडिसिन पे। अगर मैं इससे ज़्यादा डिवोट करूँगी तो फिर डेविएटेड कंटेंट लगेगा, फाइन। तो सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ में मैंने आयुर्वेदा का पूरा एडवांटेजेस बता दिया और ये प्रूफ किया इट इज़ अ सनशाइन, फाइन। मगर अब आयुर्वेदा में क्या क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर मैंने प्रॉब्लम कर दिया, और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने सोल्यूशन दे दिया। ये प्रॉब्लम हो गया, ये सोल्यूशन। हाँ, पता है आयुर्वेदा सनशाइन है, मगर अभी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम बता के, सोल्यूशन बता के, और यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब कनेक्ट जब भी करते हो, कंक्लूड कर दिया, तो जब भी कंक्लूड करते हो तो अपने पूरे की कंपोनेंट्स जो है उसको पूरा इंक्लूड करना है, ऐसे क्वेश्चन के जितने भी की कंपोनेंट्स हैं। अब यहाँ पर देखिए, आयुर्वेदा 2 डोमिनेट मेडिकल साइंस, आयुर्वेदा भी आ गया, मेडिकल साइंस भी आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में मेडिकल साइंस था, इट नीड्स अ स्ट्रॉन्ग पैट्रोनेज एज वॉज सीन ड्यूरिंग कोविड-19 व्हेन गिलोय एंड अश्वगंधा वर प्रमोटेड नेशन वाइड एज इम्यूनिटी बूस्टर्स। यहाँ पे वर्ड की जगह आर लिख दो तो बेटर होगा, क्योंकि पेंडेमिक अभी भी है। देन ओनली आयुर्वेदा कैन क्लेम इट्स राइटफुल प्लेस एज अ मेन स्ट्रीम मेडिकल सिस्टम एंड प्रोवाइड पीपल विथ मोर सनशाइन देन डार्क क्लाउड्स। अब देख रहे हो किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं। तो कंक्लूजन में आपका की कंपोनेंट आना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। वैक्सीन नेशनलिज्म एग्जैसरबेट्स ग्लोबल फॉल्टलीनेस। फॉल्टलीनेस का मतलब होता है डिवाइड। तो किस तरह से ग्लोबल डिवाइड हो रहा है, ये चीज़ है। तो यहाँ पर जो मेन की कंपोनेंट है, कहने का मतलब जो स्पेसिफिक की कंपोनेंट है, वो आपका वैक्सीन नेशनलिज्म है, ये स्पेसिफिक है। अब ये वैक्सीन नेशनलिज्म किस तरह से डिवाइड कर रहा है कंट्रीज़ को, नेशन को आपस में, वो आपको बात करना है। ये आपका जनरल कंपोनेंट हो गया, फाइन। तो अपने ऐसे क्वेश्चन के कंटेंट में आपको स्पेसिफिक कंपोनेंट और जनरल कंपोनेंट के बीच में कनेक्शन बिल्डअप करना है, ये चीज़ ध्यान रखोगे आप। तो यहाँ पर आप वैक्सीन नेशनलिज्म से ऑब्वियसली शुरू नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये स्पेसिफिक कंपोनेंट है। ग्लोबल फॉल्टलीनेस से आप शुरू कर सकते हो, जैसे ग्लोबल डिवाइड आपको पहले भी दिखा होगा, इट्स नॉट अभी पेंडेमिक में दिखा है, वर्ल्ड वॉर के टाइम भी था, कोल्ड वॉर के टाइम भी ग्लोबल डिवाइड था, राइट। तो आप ग्लोबल डिवाइड से शुरू कर सकते हो, मगर यहाँ पर कोविड-19 पेंडेमिक से शुरू किया गया है, फाइन। और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे वैक्सीन नेशनलिज्म पे हम आ गए। अब देखिए, मैंने हमेशा बोला है कि ऐसे क्वेश्चन को अगर पूरा का पूरा एक्सपोज करना है तो बेस्ट है सेकंड पैराग्राफ, वरना इंट्रोडक्शन के लास्ट लाइन में एक्सपोज कर। यहाँ पर स्पेसिफिक कंपोनेंट वैक्सीन नेशनलिज्म है, तो ऑब्वियसली मैंने इंट्रोडक्शन में वैक्सीन नेशनलिज्म नहीं इंक्लूड किया। अब वैक्सीन नेशनलिज्म किस तरह से ग्लोबल डिवाइड कर रहा है, वो यहाँ पर मैं बात करूँगी। तो यहाँ पर मैंने वैक्सीन नेशनलिज्म के बारे में लिख दिया। अब फिर उसके बाद
इस वैक्सीन नेशनलिज्म में हो क्या रहा है, ये चीज़ मैंने यहाँ पर दिया। अब इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक ये है कि इट पुट्स पुअर और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज विद फ्यूअर रिसोर्स एंड लो बार्गेनिंग। ये लोग क्या कर रहे हैं वो बताया मैंने, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो क्या कर रहे हैं। और इस तरह से मैं WHO तक आई और फिर WHO का मैंने रोल बताया और मैंने एक सजेशन यहाँ पर दे दिया, ह्यूमन अप्रोच होना चाहिए। अब फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कंक्लूड किया, कोविड पैंडेमिक इज अ ग्लोबल ह्यूमन ट्रेजेडी and needs an utmost support and collaboration of all the nations. World therefore needs to reduce the existing faultiness आ गया between countries by adapting to universal brotherhood and following the likes of India, which stands out in its vaccine diplomacy and is a crusader against vaccine nationalism. तो लास्ट मैंने इंडिया के बारे में मैंने बताकर इसको कंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, अनकन्वेंशनल थ्रेट अ ग्रे एरिया इन इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। जब हम अनकन्वेंशनल थ्रेट के बारे में बात करते हैं, मुझे पता है हिंदू में भी आया हुआ है इसका, तो बेसिकली हिंदू में नक्सलिज्म पे बहुत ज़्यादा बात की है, मगर यहाँ पर अगर हम अनकन्वेंशनल थ्रेट और फिर हम जब ग्रे एरिया लिख रहे हैं तो इसका साफ मतलब है कि ऐसा थ्रेट जिसको मिलिट्री या डिफेंस बहुत अच्छे से टैकल नहीं कर सकती है, क्योंकि वो ग्रे एरिया है जहाँ पर अभी भी हम वीक है, ये चीज़ है। और तो साइबर वॉरफेयर, बायो वॉरफेयर, ये सब के बारे में लिखना ज़्यादा चाहिए था। अब जैसे आपको अनकन्वेंशनल थ्रेट और ग्रे एरिया, तो इसमें जो ग्रे एरिया है ना, एक्चुअली वो स्पेसिफिक कंपोनेंट है और अनकन्वेंशनल थ्रेट है ये आपका जनरल कंपोनेंट है। कहने का मतलब है, सपोज आपने अनकन्वेंशनल थ्रेट बताया बायो वॉरफेयर, तो अब आप ऐसा मत करना कि बायो वॉरफेयर का टाइप्स कितना होता है, कौन कौन बायो वॉरफेयर एम्प्लॉय किया है किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ये सब नहीं। आपको ये बताना है कि मैंने जनरल कंपोनेंट का एक पीस ऑफ कंटेंट लिया, बायो वॉरफेयर या साइबर वॉरफेयर। अब ये साइबर वॉरफेयर को टैकल करने के लिए इंडिया का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो कैसा है, तो वो ग्रे है, वाइट है, ब्लैक है। कहने का मतलब वो क्या रोबस्ट है साइबर वॉरफेयर को टैकल करने के लिए, ये चीज़ लिखनी है। तो बेसिकली ग्रे एरिया आपका स्पेसिफिक कंपोनेंट है। फाइन, तो मैंने यहाँ पर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में बताया, ये सब आप लोग के पास कंटेंट है तो आप लोग को मिल जाएगा। और फिर यहाँ पर अनकन्वेंशनल थ्रेट्स जो है जनरल कंपोनेंट है, उसको मैंने इंट्रोडक्शन में ले लिया कि कौन कौन से अनकन्वेंशनल थ्रेट्स है। तो यहाँ पर मैं साइबर वॉरफेयर के बारे में बता रही हूँ। तो यहाँ हिडन फेसेस है, हैकिंग, फिशिंग, डेटा ब्रीच, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद एक और थ्रेट मैंने ले लिया, बायोकेमिकल वेपन। सिर्फ इस पैराग्राफ में मैंने सिर्फ बायोकेमिकल वेपन के बारे में बात किया। इट हैज़ पोटेंशियल टू वाइप आउट द एंटायर पॉपुलेशन, इट कैन बी ईजिली ट्रांसपोर्टेड। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक एविडेंस दे दिया। फिर नेक्स्ट थ्रेट लिया मैंने स्पेस वॉरफेयर इस पैराग्राफ पे, तो मैं सिर्फ स्पेस वॉरफेयर के बारे में बता रही हूँ। अब मैंने सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में मैंने ये बताया कि इनको हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं और इंडिया ने क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया है इनको टैकल करने के लिए, ये वाला पैराग्राफ में है। और फिर मैंने कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। तो कंक्लूजन में आपको पूरा का पूरा ऐसे कंपोनेंट्स को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने अनकन्वेंशनल थ्रेट्स ले लिया है, आर वेरी डायनेमिक इन नेचर, दस वी ऑल्सो नीड टू चेंज आवर अप्रोच फॉर आवर सिक्योरिटी। तो यहाँ पर चेंज लाने की ज़रूरत है क्योंकि ग्रे एरिया है, राइट। तो इस तरह से मैंने पूरा की कंपोनेंट्स ले लिया है। अब हम लास्ट में आते हैं, इंडिया यूएस स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस इन 21st सेंचुरी। तो ये बहुत इजी है, इसमें आपको इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बताना है, कैसे इवॉल्व किया है और किस तरह का है। तो यहाँ पर आप इंडिया यूएस, ऑब्वियसली आपको इंडिया यूएस रिलेशनशिप के बारे में ही इंट्रो में आप शुरुआत कर सकते हो और किस तरह से स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस हो रहा है इनका 21st सेंचुरी में, ये आप सेकेंड पैराग्राफ से आप बता। इसमें मैंने स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस है, यहाँ पर मैंने 2002 से हो रहा है, ये मैंने बताया, पढ़ लेना आप। यहाँ मिलिट्री अग्रीमेंट्स के बारे में बताया, म्यूचुअली बेनिफिशियल है दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है। या फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा वार्निंग टाइप का मैंने यहाँ पर दे दिया, ओके। और उसके बाद मैंने यहाँ पर कंक्लूड कर दिया। आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू सो मच।